आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज के अपने इस वीडियो से पहले हमने जनन की विधियों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लैंगिक जनन पर डिस्कस करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन की जीव विज्ञान में कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। उन विधियों के द्वारा ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लैंगिक जनन की परिभाषा या लैंगिक जनन को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मक। युग्मक यानी गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो जीवों का शरीर है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उस बॉडी से किसका निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण। और जो अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, यह जो युग्मक होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव n नंबर होती है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n नंबर गुणसूत्र सदैव सदैव कहां पर पाए जाएंगे, n नंबर ऑफ गुणसूत्र सदैव सदैव कहां पर पाए जाएंगे, युग्मक में। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जैसे मुख्य शरीर है वहां पर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन जब भी कभी युग्मक बनेंगे तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मुख्यतया जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब कभी वो यहां पर युग्मक बनेंगे तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, आधी। हमने क्या बताया कि जो लैंगिक जनन है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो है युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक में सदैव गुणसूत्रों की संख्या शेष शरीर से कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। यह युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक युग्मक को कहा जाता है नर युग्मक और दूसरे युग्मक को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। इस प्रकार हमने क्या बताया कि युग्मक मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेल गैमेट्स होते हैं इनका संबंध किससे होता है, नर जनन अंगों से, और जो फीमेल यानी मादा युग्मक जो निर्मित होते हैं इनका संबंध किससे होता है, मादा जनन अंगों से। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कोई भी जीव है, नर जनन अंग जो है ये मेल युग्मक निर्मित करते हैं और जो मादा जनन अंग है यहाँ पर क्या निर्मित होगा, फीमेल गैमेट्स या फीमेल युग्मक निर्मित होगा। जब नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो निश्चित ही एक प्रक्रिया होती है, इनके मिलने के कारण, यानी नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, या इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जाइगोट का विकास होता है। और हालांकि कुछ निम्न
कोटि के की वनस्पतियां हैं, जहां पर जैसे शैवाल और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा, वहां पर जैसे शैवाल के अंदर इसे जाइगोस्पोर कहा जाता है। निषेचन के मिलने के बाद जो सेल बनती है उसे शैवाल में क्या कह दिया जाता है, जाइगोस्पोर। तो सामान्यतः जो मैं बात बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि निषेचन होता है और निषेचन के बाद जाइगोट निर्मित होता है और जाइगोट के बाद भ्रूण का विकास होता है। क्या है, भ्रूण का विकास। और भ्रूण के विकास के परिणाम स्वरूप नई संततियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो लैंगिक जनन है, नर और मादा जनन अंगों से नर और मादा युग्मक निर्मित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नर और मादा युग्मक में जो गुणसूत्रीय यानी क्रोमोसोमल लेवल पर जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या शेष बॉडी से आधी हो जाती है। और यह भी बता दें आधी क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप युग्मक के निर्मित हो जाने के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास से नई संतति का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंगिक जनन कितनी विधियों से हो सकता है। लैंगिक जनन की विधियां, लैंगिक जनन को समझने के लिए, लैंगिक जनन की विधियों को समझने के लिए हम इसे दो प्रकार से समझेंगे। पहला क्या है, वनस्पतियों में लैंगिक जनन, और दूसरा जंतुओं में लैंगिक जनन। और जंतुओं में लैंगिक जनन को समझने के लिए क्या समझना है, ह्यूमन बींग्स या मानव में लैंगिक जनन। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि लैंगिक जनन की विधियों को समझने के लिए हम इसे दो तरीके समझेंगे कि वनस्पतियों में कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनके द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, और दूसरा जंतुओं में लैंगिक जनन के संदर्भ में हम क्या देखेंगे कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। जब हम वनस्पतियों की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम था इकलर। क्या नाम है, इकलर। इकलर महोदय ने 1883 ईस्वी में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। क्या किया था, वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था, या यूं कह लें कि जो प्लांट किंगडम था इसको मुख्यतः दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। क्या है, जो प्लांट किंगडम है इसको मुख्यतः दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। कौन, इकलर महोदय। और कब करते हैं, 1883 ईस्वी में। जो पहला सब किंगडम था जिसे इन्होंने क्या कहा, अपुष्पीय पौधे। क्या कहते हैं, अपुष्पीय पौधे। और दूसरा जो सब किंगडम था उसे क्या कहा इन्होंने, पुष्पीय पौधे। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इकलर महोदय ने वनस्पति जगत को 1883 ईस्वी में दो भागों में डिवाइड किया। पहला अपुष्पीय पौधे और दूसरा पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधों को इन्होंने क्रिप्टोगैम कहा। क्या कहा, क्रिप्टोगैम। और पुष्पीय पौधों को इन्होंने क्या कहा, फेनेरोगैम। और बताया कि अपुष्पीय पौधे वह पौधे होते हैं जिनके जीवन चक्र में कहीं पर भी पुष्प का निर्माण नहीं होता है, और पुष्पीय पौधे ऐसे होते हैं
जिनके जीवन चक्र में पुष्प अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं पुष्पों के माध्यम से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम क्या देखेंगे कि अपुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अगर होता है तो किस प्रकार से होता है, और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है तो किस प्रकार से होता है। यानी वनस्पतियों में लैंगिक जनन को समझने के लिए अपुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन देखेंगे और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन देखेंगे। अपुष्पीय पौधे निम्न कोटि के पौधे होते हैं। इक्लर महोदय ने जो अपुष्पीय पौधे थे इनको भी मुख्यतः 3 डिवीजन या 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या था, थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और अगला है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो इनका शरीर होता है थैलस नुमा होता है और यह वास्तविक जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, थैलोफाइटा। और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा थोड़ा सा थैलोफाइटा से एडवांस है और ब्रायोफाइटा इन्हें एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन चक्र को संपन्न करने के लिए जल और थल दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इसके अंतर्गत मॉस का पौधा, किसका आएगा, मॉस का। और भी ब्रायोफाइट्स हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से और एडवांस होते हैं और जैसे इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसे कहते हैं फर्न। फर्न बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, टेरिडोफाइटा का। हम क्या देखेंगे कि थैलोफाइटा यानी शैवाल के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ब्रायोफाइटा अपनी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को किस प्रकार पूरा करते हैं और टेरिडोफाइटा किस प्रकार अपनी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पुष्पीय पौधों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अनावृत बीजी पौधे और दूसरा है आवृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधों का मतलब यानी बीज के ऊपर आवरण नहीं है, नग्न बीजीय पौधे हैं। इन नग्न बीजीय पौधों को जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। तो हम जिम्नोस्पर्म में भी देखेंगे कि किस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और आवृत बीजी जो सबसे एडवांस पौधे जिनके बीज बीज आवरण से ढके रहते हैं, ऐसे पौधों को आवृत बीजी पौधे कहा जाता है। और आवृत बीजी पौधों को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि एंजियोस्पर्म पौधे जो सबसे एडवांस पौधे हैं, यह किस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि थैलोफाइटा यानी वनस्पति जगत में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधों में किस प्रकार जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जंतुओं में अगर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो मुख्यतः किसकी बात करेंगे, मानव में किस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपुष्पीय पौधों में थैलोफाइटा के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो किसका है, शैवाल का है। शैवाल में किस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। शैवाल में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जो शैवाल होते हैं हमने अभी बताया ये क्या होते हैं, इन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है, थैलोफाइटा के अंतर्गत। वनस्पति जगत में
यह पहले ऐसे पुष्पीय पौधे हैं जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। और अगली जो बात समझनी है आपको वो क्या है, जो शैवाल होते हैं या मुख्यतः नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? नमी वाले स्थानों पर। जब भी कभी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो शैवाल की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। और जो कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं इन कोशिकाओं को गैमेटेंजिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया को युग्मक धानी भी कहा जाता है। क्या है? युग्मक धानी। तो कुछ कोशिकाएं शैवाल की हैं बॉडी के अंदर, वो सक्रिय हो गई, जिन्हें युग्मक धानी या गैमेटेंजिया कहा गया। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या है कि जो इनका मुख्य शरीर है इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो कितनी है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गैमेटेंजिया बनी और इसी गैमेटेंजिया से क्या है? युग्मक का निर्माण हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली मुख्य बात क्या है? अभी तक अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो प्लांट बॉडी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? n नंबर ऑफ। तो पहले से ही गैमेटेंजिया के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए जो युग्मक निर्मित होंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक निर्मित होते हैं, इसलिए एक युग्मक को क्या कहा गया? मेल गैमीट्स या नर युग्मक, और दूसरे युग्मक को क्या कहा गया? फीमेल गैमीट्स या मादा युग्मक। और जो ये नर और मादा युग्मक हैं ये क्या है कि इनका स्वभाव प्रकृति क्या है? अलग अलग होती है। तो इस प्रकार इसके बाद जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो क्या है कि नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो जो प्रक्रिया निर्मित होती है उसे क्या कहा गया? जाइगोस्पोर। क्या कहा गया? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जब निर्मित हो गया इसके बाद ध्यान देना है कि यहां पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी नर युग्मक में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल युग्मक में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्यों n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? क्योंकि पहले से ही जो प्लांट बॉडी थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब ये युग्मक बने और परिणाम स्वरूप जाइगोस्पोर बना तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? जो बहुत काम की बात है वो क्या है कि इस जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या 2n के स्थान पर कितनी हो गई? n हो गई। और इसके बाद इसी जाइगोस्पोर से क्या है? नए शैवाल का निर्माण। तो इस प्रकार जो नया शैवाल निर्मित हुआ उसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 2n के स्थान पर कितनी हो गई? हमने क्या बताया कि युग्मक बने, गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया से युग्मक बने, युग्मक मेल और फीमेल होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है। क्योंकि पहले से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इसके बाद जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इस जाइगोस्पोर से नए शैवाल का निर्माण। इसके बाद हम देखते हैं कि शैवाल में जो युग्मक निर्मित होते हैं ये क्या है कि रचना, स्वभाव, प्रकृति, व्यवहार आदि के आधार पर मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहले प्रकार के युग्मक को क्या कहा जाता है?
समयुग्मकी। जो समयुग्मकी युग्मक होते हैं इन्हें आइसोगैमस भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है इसे क्या कहा गया? असमयुग्मकी। जो असमयुग्मकी है इस प्रकार के युग्मक को क्या कहा गया? एंजियोगैमस। और जो तीसरा प्रकार है जिसे क्या कहा गया? विषम युग्मक या विषम युग्मकी, इन्हें ऊगैमस कहा गया। क्या कहा गया? तो हमने क्या देखा? जो शैवाल है इसमें जो युग्मक बनते हैं ये संरचना, प्रकृति, स्वभाव, विहेव आदि के आधार पर मुख्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला समयुग्मकी यानी आइसोगैमस, असमयुग्मकी यानी एंजियोगैमस एंड विषम युग्मकी अर्थात ऊगैमस। जो समयुग्मक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो समयुग्मक होते हैं ये बाह्य आकृति यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आकार एक प्रकार का होता है। क्या बताया कि जो समयुग्मक होते हैं इनकी जो विशेषता क्या है? इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या बाह्य आकार है, और बाह्य आकार के साथ साथ इनकी साइज यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड साइज, ये दोनों क्या हैं कि एक प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? समयुग्मकी कहा गया। और जो अगली बात है वो क्या है कि फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर जो आइसोगैमस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहा गया कशाभिका युक्त, यानी फ्लैजिलेट आइसोगैमस या कशाभिकीय समयुग्मक। और जो दूसरा प्रकार है वो क्या कहा गया? अकशाभिकीय। क्या कहा गया? अकशाभिकीय समयुग्मकी, या इसे और क्या कहा गया कि नॉन फ्लैजिलेट। क्या कहा गया? नॉन फ्लैजिलेट। और इसे क्या कहा गया? फ्लैजिलेट। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो समयुग्मक होते हैं, आइसोगैमस होते हैं, बाह्य संरचना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड और साइज के आधार पर नर और मादा युग्मक एक समान होते हैं, और इनमें फ्लैजिला यानी कशाभिक की उपस्थिति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, कशाभिका युक्त यानी फ्लैजिलेट और अकशाभिकी यानी नॉन फ्लैजिलेट। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे कशाभिका युक्त है कोई युग्मक, तो उसमें क्या है कि एक फ्लैजिला पाया जाता है, और इसके साथ साथ क्या है कि एक युग्मक मेल युग्मक होता है और दूसरा युग्मक क्या है? फीमेल युग्मक। दोनों में फ्लैजिला। और जो अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों में क्या है कि केंद्रक पाया जाता है। ये मान लेते हैं कि मेल युग्मक है और ये फीमेल युग्मक है, और ये कशाभिका युक्त है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक जैसी है मेल और फीमेल युग्मक की, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? समयुग्मक। कशाभिका युक्त अगर युग्मक की बात करें तो एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास डेबारियानम। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास डेबारियानम। क्लेमाइडोमोनास डेबारियानम प्रजाति में जो है कशाभिका युक्त युग्मक निर्मित होते हैं। अगर हम अकशाभिकीय समयुग्मक की बात करें जिनके अंदर युग्मक बनते हैं जो बाह्य संरचना और मॉर्फोलॉजी के आधार पर समान होते हैं, परंतु इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, और जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? स्पाइरोगैरा।
इसके बाद हम आते हैं असमयुग्मकी यानी एंजियोगैमस। असमयुग्मकी में क्या होता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो समान होती है, युग्मक की यानी वह आकार की क्या होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समान होती है, परंतु युग्मक का जो कार्य है, व्यवहार है और आकार है, इसमें अंतर पाया जाता है। कार्य, व्यवहार और आकार में अंतर पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि यह दोनों फ्लैजिलेट होते हैं, परंतु एक युग्मक क्या है, आकार में बड़ा होता है और दूसरा आकार में छोटा होता है। जो आकार में बड़ा होता है इसे मादा युग्मक या फीमेल गैमीट्स कहा जाता है और जो आकार में छोटा होता है इसे क्या कहा जाता है, नर युग्मक या मेल गैमीट्स। यहां पर जो मुख्य अंतर दिखाई पड़ता है वो क्या है कि जो मादा युग्मक होता है यह निष्क्रिय होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय, पैसिव फॉर्म में होता है, और जो नर युग्मक होता है ये अत्यधिक क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में। क्या है, अत्यधिक सक्रिय होता है। ये दोनों के व्यवहार में क्या है, अंतर है। इसे मादा युग्मक को क्या कह दिया जाता है, मैक्रोगैमीट्स। क्या कह दिया जाता है, मैक्रोगैमीट्स। और जो नर युग्मक है इसे क्या कह दिया जाता है, माइक्रोगैमीट्स। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जो असम युग्मक है, एंजियोगैमस है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी उनको बाहर से देखेंगे तो एक ही जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, परंतु कार्य, व्यवहार और आकार में अंतर आ जाता है। जो मेल युग्मक है आकार में बड़ा होता है, इसे मैक्रोगैमीट्स कहते हैं, व्यवहार में ये निष्क्रिय होता है, और जो नर युग्मक होता है आकार में छोटा होता है, इसे माइक्रोगैमीट्स कह देते हैं। और अगर इसके नेचर या बिहेव की बात करें तो ये क्या है, ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। और इसके बाद क्या है कि जो नर और मादा युग्मक निर्मित होंगे और निर्मित होने के बाद जाइगोस्पोर बनेगा, और जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नए शैवाल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर जो आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो एंजियोगैमस है, एक प्रजाति है शैवाल की, क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास की ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। जो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है उसमें किस प्रकार के युग्मक बनते हैं, असम। इसके बाद हम आते हैं विषम युग्मकी या ऊगैमस। विषम युग्मकी या इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊगैमस। इसमें क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मक है, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, ये क्या है, वाय आकार की यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, प्रकृति, व्यवहार और कार्य या स्वभाव इनका क्या है, अलग अलग होता है। इस प्रकार इसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विषम युग्मक। जो मेल गैमीट्स होता है या जो मेल युग्मक होता है ये आकार में छोटा होता है। क्या होता है, आकार में छोटा। यह अत्यधिक सक्रिय होता है। और जो बात है क्या है कि
इसमें कशाभिक यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये क्या है? फ्लैजिला या कशाभिक। ये कशाभिकीय होता है, नर युग्मक, और इन्हीं कशाभिक के माध्यम से, फ्लैजिला के माध्यम से ये क्या है? तैर करके मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है। जो फीमेल युग्मक यानी फीमेल गैमीट्स होता है, ये आकार में बड़ा होता है। क्या है? कि नर युग्मक की तुलना में आकार में ये क्या है? बड़ा है, और यहाँ पर फ्लैजिला यानी कशाभिक नहीं पाए जाते। यह नर युग्मक की तुलना में कम सक्रिय होता है या सक्रिय नहीं होता। नर युग्मक आकार में छोटा है लेकिन सक्रिय अधिक है। मादा युग्मक आकार में बड़ा है और फ्लैजिला नहीं पाया जाता, और इसकी जो सक्रियता है वो क्या है? अत्यधिक कम है, या यूं कह लें ये क्या है? निष्क्रिय होता है। इसके बाद नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद क्या निर्मित होता है? जाइगोस्पोर। वही बात कि जाइगो, यहां पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहां पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे ही जाइगोस्पोर बना, कितने क्रोमोसोम हो गए? जाइगोस्पोर में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। इसके बाद इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद फिर क्या है? नए शैवाल का निर्माण होता है। और जो आपके लिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या है? क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, एक प्रजाति है क्लेमाइडोमोनास की। क्या नाम है उसका? क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। और इसके अलावा एक कारा शैवाल है। क्या है? कारा और ओइडोगोनियम। कारा और ओइडोगोनियम शैवाल में क्या है? विषम प्रकार के यानी ओगैमस प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसके निषेचन से फिर क्या है? नए शैवाल का निर्माण होता है। धन्यवाद, नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न